यही चैप्टर है ना, विद्युत धारा चैप्टर 4। किसी वीडियो में हम लोग का चैप्टर 3 लिखा गया है, किसी न किसी वीडियो में है 3। ध्यान दीजिए बाबू, कल आप लोग को हम क्या बता दिए थे, प्रतिरोध बता दिए थे और प्रतिरोधकता बता दिए थे, रजिस्टेंट एंड रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, प्रतिरोधकता। बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओमीटर। बहुत बढ़िया। प्रतिरोधकता को सूचित करने का तरीका, सिंबल बताइए, प्रतीक। अरे यार प्रतिरोधकता को किससे सूचित करती है पूछ रहे हैं हम, कंफ्यूज काहे हो जाता है तू लोग। रो, गधा कहीं का, रो, इससे इला रो, रो समझ लो, समझ हाथ को। तो रो को बताए थे उल्टा नाव, है ना, अपोजिट कर दीजिए। उर्दू में ऐसा वर्ड कुछ होता है हमको लगता है ना, कोई कोई ना उल्टा छौ बना के कहता है ना कि वो रो है, रो हालांकि कहीं बुक में ऐसा नहीं दिया है, पता ना कैसे करता है, उल्टा छौ बना के मतलब रियल छौ कहता है कि रो है, बट वैसे देखे नहीं हम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, प्रतिरोधकता आप लोग का हो गया था, अब प्रतिरोध बता दिए थे। आप कभी हीटर का यूज करते हैं, बताइए चालक पदार्थ के प्रतिरोध के कितने विधि हैं, उत्पन्न होने कितनी विधि हैं, 4। 4 में कौन कौन, पहला क्या है, किस पे निर्भर करता है प्रतिरोध, पहला लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तीसरा पदार्थ का प्रकृति पर, चौथा तापमान पर। मतलब तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का में प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक है। चालक, कोई भी चालक हो गया, चालक मतलब सुचालक, चालक में प्रतिरोध क्या होता है, गर्म करने के बाद बढ़ता है ना। चलिए ये सब हो गया था आप लोग का। बताइए प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोध 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, जो भी हो, ठीक है। जोड़ाई का, एक तार है 5 मीटर का लंबा है, एक और 5 मीटर लंबा तार जोड़ देते हैं तो उसका प्रतिरोध नहीं बदलेगा, एकदम बदल देगा। लंबा तार हो गया, लंबाई तार हो गया तो उसका प्रतिरोध तो इफेक्ट बढ़ गया। प्रतिरोध का मतलब होता है जो बिजली को रोकता है ना, खुशबू टेंशन मत लीजिए, जो बिजली को रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि लंबाई अगर तार को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, आपके पास वोल्टेज कम जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब एक यहाँ पर बॉल लगाइए, एक खैराहा लगाइए ले जाके बॉल, तो तेज कौन जलेगा, यहाँ वाला तेज जलेगा। तार लंबा कर दीजिए, तेज कम, वोल्टेज कम मिलेगा, यानी कोई ना कोई बीच में रोकने वाला है। या तो फिर लंबाई बढ़ाने पर हो गया, या तो फिर आपका जो पदार्थ है वो खराब होगा, बढ़िया नहीं होगा, ये हो सकता है। यानी कहने का मतलब इन द सेंस ये है कि प्रतिरोध जो है डिपेंड करता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एंड क्षेत्रफल, करता है ना, ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है। बताइए प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। तार कैसा है, एल्युमिनियम के है कि लोहा के है, चांदी के है, कॉपर के, क्या है ना। कॉपर के है तो उसका भी अच्छा होता है, उससे बढ़िया चांदी का प्रतिरोधकता होता है, सबसे कम होता है प्रतिरोधकता, समझ रहे हो ना। तो उस पर कोई लंबाई चौड़ाई बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता है, प्रतिरोधकता पे नहीं पड़ता है। ये सब हो गया था, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है। अब हम आगे पढ़ते हैं बाबू कि जो तार होता है, तार में क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रतिरोध। तो जितने खराब तार उतने ज़्यादा प्रतिरोध होगा ना। तो देखिएगा आप, जब हम हीटर का यूज करते हैं, हीटर का, तो हीटर में एक तार होता है जिसे कहते हैं नाइक्रोम का तार। हीटर में जो तार होता है कैसा होता है, नाइक्रोम का तार। देखिएगा उसमें इतना होता है प्रतिरोध, इतना प्रतिरोध, इतना रोकने वाला बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट होती है, उसमें इतना ज़्यादा रुकावट होती है कि गुस्से से क्या हो जाता है, वो लाल हो जाता है, होता है कि ना, गुस्से से लाल, पूरा गुस्से से लाल हो जाता है। लाल होने के बाद क्या देता है आपको, हीट देता है, गर्मी, ताप नहीं देता है, टेम्परेचर। तो हीटर में कौन सा तार लगाया रहता है, नाइक्रोम का तार होता है। जो देखिएगा रिंग, अब देखे होंगे सभी लोग, रिंग जैसा होता है, उसमें बैठाता है लोग, तो कैसा तार होता है, नाइक्रोम का होता है। वो क्या करता है, हीट करता है, हीट करता है कि नहीं, टेम्परेचर बना देता है आपका, खाना पक जाता है आराम से। अब आपका आता है कि आयरन आता है, लोहा प्रेस जो देते हैं घर पे कपड़ा वगैरह पर देते हैं ना, तो उस वो भी देखिए गर्म हो जाता है, गर्म होता है कि नहीं होता है, नीचे से उसका जो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मुख्य कारण क्या है, उसमें भी कौन सा तार लगाया गया है, नाइक्रोम का तार लगाया गया है। तो नाइक्रोम का तार किस में लगा होता है, हीटर में भी लगा होता है, और किस में, आयरन में भी होता है ना। नाइक्रोम का तार तुम याद रखिएगा, नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार इतना मतलब उसमें प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है कि गर्म हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है, देखिएगा होता है कि ना लाल,
थी आयरन में भी लाल हो जाता है, लेकिन लाल होने के बाद किसको गर्म करेगा वो? नीचे के लोहा को गर्म करता है, वो आप प्रेस देते हैं आराम से एकदम, देते हैं कि ना? अब देखिए टंगस्टन में भी देखिए लाल हो जाता है, एक लाल होता है, गुस्सा से लाल होकर प्रकाश देने लगता है। उसमें क्या होता है? बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन होता है, धातु, वायर कह सकते हैं उसको, धातु भी कह सकते हैं, है ना? होता है कि ना टंगस्टन, देखिएगा इससे बनाया रहता है, इससे बल्बों में एक रिंग जैसा होता है, इससे ऐसे लगा होता हो। बाबू कहाँ ये सब यूज किया है भाई मेरे, ओवर कर दिएगा पूरा। बताइए कहाँ कहाँ से हम लाएंगे, बेचारे सब कहाँ कहाँ से देगा? डालो लिमिटेशन, उतना लिमिट क्रॉस मत कीजिए आप लोग। बताइए जितना है नहीं उतना गिर गया इंक, कसा से मतलब नहीं है वो पूरा नीचे आ गया था इंक पे, पूरा जहाँ थे नोब है ना नुकीला, उसी पे आ गया था सब, नीचे गिर गया। ऊपर से डाला है क्या कोई ऊपर से? एक बूंद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा हो गया है। हम कह रहे हैं वो क्या है, 100 ग्राम से आधा किलो हो गया। हम कह रहे हैं वो क्या है, आधा किलो हो गया भाई मेरे, नहीं क्या था कहीं का नुकसान कर रहा, वो लोग को जाने तकलीफ होता होगा। ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं। तो टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन, टंगस्टन याद रखिएगा, टंगस्टन तार किस में लगाया होता है? बल्ब में। नाइक्रोम का तार किस में होता है? हीटर और आयरन में। इस सब का काम क्या है? ताप देना। लेकिन यही बात है कि टंगस्टन जो है ताप के साथ साथ क्या देता है पता है आपको? प्रकाश देता है। लेकिन देखिएगा हीट कर देता है पूरा बल्ब को, उसमें गैस भरा होता है, गैस उसमें से गैस निकाल लिया जाता है, नाइट्रोजन और एक आर्गन भरा होता है बल्ब में। बल्ब फोड़ने के बाद वो जलेगा ही नहीं, प्रकाश नहीं करेगा वो। जो बल्ब होता है ना, बल्ब गैस उसमें भरा होता है, नाइट्रोजन और आर्गन। वो पढ़ाएंगे आगे आप लोग को कि निष्क्रिय गैस भरी होती है उसमें। देखिए बाबू विद्युत धारा हो गया ना आप लोग का, इस हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को। आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। अभी जस्ट हमने क्या देखा कि हीटर में कौन सा तार होता है? नाइक्रोम होता है। आयरन या इसको प्रेस कह दीजिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है? नाइक्रोम। याद रखिए इसमें करंट बहुत ज़्यादा मारता है, ठीक है? जैसे इसमें करंट भेजेगा तो इसका होता है एकदम लाल हो जाता है ना, लाल एकदम, ये भी लाल हो जाता है। लेकिन नीचे से ना एक ग्रेफाइट दिया हुआ रहता है ताकि आपको करंट ना मारे प्रेस देते समय। उसको बताएंगे, इसको आयरन बता के हमें को पूरा चैप्टर है आप लोग का, हाँ इसका भी एक अलग चैप्टर है। चैप्टर नहीं मतलब इसी में आपको पढ़ना है पूरा बढ़िया से, हीटर के बारे में और आयरन के बारे में, ऐसा आपको जनरली बताते हैं ना। हो गया आयरन। एक होता है आपका छिपा बल्ब ना, बल्ब में कौन सा तार होता है? टंगस्टन, एकदम याद रखिएगा, ठीक है? पेपर में सब पूछता है टंगस्टन। बाबू आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है ना बाबू? प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध ताप गुणांक। देखिए बाबू, प्रति इकाई चालक के ताप में वृद्धि करने के बाद, हाँ बाबू, प्रति इकाई चालक तार में वृद्धि करने के बाद जो प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? ताप गुणांक। पादा थी प्रतिरोध का ताप गुणांक, ये नहीं कहते हैं? देखिए इसे आपको संक्षेप में समझाते हैं हम। अगर मान के चलिए आप किसी किसी भी तार में, चालक तार में करेंट भेज रहे हैं कितना? 1 एम्पियर। कितना भेज रहे हैं? 1 एम्पियर। उसमें जो आपका आवेश जो होता है 1 एम्पियर है। जैसे मान लीजिए एक प्रति इकाई किसको बोलते हैं? एक को बोलते हैं, एक ही ना बोलते हैं प्रति इकाई, आप लोग बताए होंगे विभव में, विद्युत विभव में। तो अगर आप प्रति इकाई अगर इलेक्ट्रॉन को चाहे विद्युत धारा को भेज रहे हैं और उसमें मान के चलिए 1 एम्पियर की धारा जा रही है और उसमें रुकावट मान के चलिए क्या हो सकता है? रुकावट क्या हो सकता है? 2 ओम। मान लीजिए 2 ओम। प्रतिरोध कैसा है मात्रक? ओम, तो ओम बोल सकते हैं प्रतिरोध को। तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध है उसमें। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं 1 एम्पियर की धारा हम भेज रहे हैं, ठीक है? उसमें रुकावट कितना है? 2 ओम के। हम क्या करते हैं कि धारा को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? अब 2 एम्पियर करते हैं। बताइए ये बढ़ेगा नहीं? देखिए कहने का मतलब जितने करंट भेजिएगा प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। समझ रहे हो? इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं तब आपको समझाते हैं। हम बाबू चलिए तो प्रति इकाई ताप
बढ़ाने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक। देखिए ताप बढ़ाने पे हम समझ गए, देखिए ध्यान सुनिए। प्रति इकाई ताप बढ़ाने से, माने अगर हम तार में क्या बढ़ाते हैं, चार तार में ताप, मतलब कुछ लिमिटेशन ताप है, उसमें कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, ताप है तो होगा ही प्रतिरोध, जाहिर सी बात है। कुछ प्रतिरोध है, मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रतिरोध है, और ताप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, टेम्परेचर करते, और क्या करते हैं, तार को हीट करते हैं। तो तार को जितना हीट करेंगे उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो ताप को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जो बढ़ रहा है कुछ बढ़ रहा है, इधर ताप बढ़ाएंगे तो उधर क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जितना हम ताप बढ़ाएं उसी हिसाब से क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जो प्रतिरोध में वृद्धि हुआ ना, प्रतिरोध में पहले कुछ और था प्रतिरोध, बाद में कुछ और प्रतिरोध हो गया। तो जो प्रतिरोध में जो आंशिक, मतलब थोड़ा, आंशिक में थोड़ा होता है, कुछ वृद्धि हुआ, उस वृद्धि को ही क्या कहते हैं, ताप गुणांक। ठीक है। ताप बढ़ाने के बाद जो चालक पदार्थ है, तार में जो प्रतिरोध की वृद्धि होती है, उस वृद्धि को ही क्या कहते हैं, ताप गुणांक। देख लिखिए कि ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होती है, माने हम जब ताप बढ़ाते हैं तो चालक पदार्थ में क्या होता है, प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। आंशिक लिखिए चाहे मत लिखिए, लिखिए खाली प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि। तो जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, ताप गुणांक। नहीं हो सकता है। तो ऐसा आप संक्षेप में क्या याद रखिएगा, ताप बढ़ाने से, चालक पदार्थ के ताप बढ़ाने से जो प्रतिरोध में आंशिक वृद्धि होती है, उस वृद्धि को ही क्या कहते हैं, ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। हो गया संक्षेप में। फिर से बात बताते हैं आपको। ताप बढ़ाने से जो तार में, चालक पदार्थ मत कहिए, तार, ताप बढ़ाने से जो तार में प्रतिरोध की वृद्धि होती है, प्रतिरोध की, तार में प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है, उस वृद्धि को ही क्या कहते हैं, ताप गुणांक। आप कुछ भी लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हम ताप बढ़ा रहे हैं, तो जो प्रतिरोध में वृद्धि हुआ उस वृद्धि को ही क्या कहेंगे, ताप गुणांक। सीधा इतना लिखना क्या आपको, आप संक्षेप में लिखिए। चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं। यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 1 ओम हो तो अगर ताप 1 डिग्री सेल्सियस, देखिए क्या लिखे हैं, किसी तार, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 1 ओम हो तो अगर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, बाबू आ रहा है ना, देखिए नहीं आ रहा बढ़ाने, इसको क्या दें, बढ़ाने पर प्रतिरोध है। आप प्रतिरोध लिखिएगा। देखिए हमारे कहने का मतलब है कि टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें कितना प्रतिरोध बढ़ रहा है, कितना है प्रतिरोध उसका, 1 ओम। कितना है, 1 ओम। अब हम किसको बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए तापमान हो गया आपका 3 डिग्री सेल्सियस, तो कहा वही रहेगा, चेंजिंग होगा। अब जितना चेंजिंग होगा, चेंजिंग होगा, तो जो चेंजिंग होगा, मतलब जो वृद्धि होगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 ओम हो गया, कितना हो गया, 4, तो कितना वृद्धि हुआ, 3 ओम हुआ। तो जितना वृद्धि हुआ माने 3 ओम, 3 ओम ही क्या हो गया आपका, ताप गुणांक, जितना वृद्धि हुआ। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं कि यदि किसी तार का 2 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 2 डिग्री चाहे 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 4 ओम हो तो अगर ताप को हम
7 डिग्री सेल्सियस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होती है, चाहे जो प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। सिंपल, ठीक है। आप लोग समझ में क्या बता रहे हैं बाबू लड़की? ताप गुणांक समझ गए आप लोग ना, किसे कहते हैं? ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ में जो प्रतिरोध की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? ताप गुणांक, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान के चलिए 5 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 10 ओम है, तो अब हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, 10 कर दिए, तो उसका दुगना नहीं हो जाएगा क्या जी? उस हिसाब से दुगना होगा ही। माने संक्षेप में क्या कहेंगे हम लोग, चालक पदार्थ में प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ताप गुणांक कहते हैं। चालक पदार्थ में प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ताप गुणांक कहते हैं। याद हो गया ना? जैसे लिखिएगा एग्जाम में नंबर मिलेगा आपको परफेक्ट। आपकी मर्जी, सीख के आप लोग लिखिएगा, ही ना कि छाप दीजिएगा लगा की है। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। इसको पहले मिटा दो, उसके बाद ओम का नियम पढ़ते हैं। भाई तो पूरा तो इंक बर्बाद कर दिया। ध्यान सुनिए बाबू, अब पढ़ेंगे हम लोग ओम का नियम, ठीक है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, OHM, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? OHM, ओम, ठीक है। ओहम लिखाता है, मतलब ओम। तो हम पढ़ेंगे ओम का नियम क्या है ना बाबू। ओम का एक ओम क्या है बताए थे ना आप लोग को? एक ओम क्या है बताए थे आप लोग को, याद करिएगा आप लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग ओम का नियम। देखिए, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका पूरा नाम क्या है? सर जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन, उसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, इसलिए लास्ट का टाइटल जो है उसी को उठा कर बोलता है क्या जी? ओम, ठीक है। ओम एक तरह से सिंबल भी हो गया, होता ना जी, ओम आप लोग का प्रतीक है ओम। तो ओम सिंबल के साथ साथ उसको बना दिया गया, चले भाई ओम ही बोला जाएगा, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। देखिए, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ओम का नियम का प्रतिपादन किसने किया होगा? जॉर्ज साइमन ही किया होगा क्या जी? जॉर्ज साइमन ओम कब किया था? 1826 में। देखिए, लिखते हैं नियम। इस नियम का प्रतिपादन जॉर्ज (1826) में किया था। बाबू कोई दिक्कत इसमें? क्या लिखे हैं? इस नियम का प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ने 1826 में किया था। समझ गए आप लोग? ये नियम नहीं है, बताते ये नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन। इस नियम को लिखते हैं बाबू, इनका नियम। पैराग्राफ यहाँ से चेंज कर लिखिएगा ना आप लोग, चाहे यहाँ से लिखिएगा। इस नियम के अनुसार यदि चालक पदार्थ के प्रतिरोध में क्या क्या हो सकता है? लंबाई, क्षेत्रफल, ताप। इस नियम के अनुसार यदि चालक पदार्थ के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच का विभवांतर, क्या लिखे हैं? परिवर्तन नहीं हो तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। क्या लिखे हैं? विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर क्या होती है? समानुपाती। यानी सिंपल समझिए, विद्युत धारा और विभवांतर क्या होती है? समानुपाती होती है। समझ गए? यानी V समानुपाती I। विभवांतर विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होती है, इसी कहते हैं कुछ ओम का नियम। यानी जितना करंट बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज भी बढ़ेगा।
समझ गए? विभवांतर मतलब वोल्टेज। वोल्टेज कीजिए दोगुना, तब प्रतिरोध भी ऐसे विद्युत धारा भी क्या होगा? दोगुना। यानी विद्युत धारा का मान बढ़ाइएगा तो क्या होगा? अब आइए इसको बनाते हैं बाबू। भी का भी बताइए, समानुपाती हटेगा तो क्या होगा? बराबर, इसका स्थान पर क्या आएगा? आर। ये क्या हो गया? आई। आर क्या है? आर क्या है? एक नियतांक है। अच्छा बाबू, आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आर। इसे हम कह सकते हैं भी बराबर आई आर, चाहे आर आई। नहीं कह सकते हैं? भी बराबर आई आर, आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आर। विद्युत धारा बराबर क्या हो गया आपका? विभवांतर बटा प्रतिरोध। आर माने क्या होता है? प्रतिरोध। यहाँ पर भी क्या है? विभवांतर। आर क्या है? प्रतिरोध। आई क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, तो अब बताइए बाबू हमको ध्यान से, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। लिखा है क्या ओम के नियम में? इस नियम के अनुसार यदि चालक पदार्थ के प्रतिरोध में, चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है उसमें कुछ नहीं बदलाव करना है, बदलाव नहीं करना है। यानी ना लंबाई उसका बढ़ाना है तार का, ना क्षेत्रफल बढ़ाना है, ना ताप बढ़ाना। अगर ये सब बढ़ाइएगा तब इसमें चेंज नहीं होगा प्रतिरोध में। तो वही लिखे कि प्रतिरोध यानी लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, इसमें आपको परिवर्तन नहीं करना है। अगर इसमें परिवर्तन करते हैं इसका मतलब किसमें परिवर्तन करते हैं आप? प्रतिरोध में करते हैं परिवर्तन। तो लिखिए यदि किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा, उससे प्रवाहित विद्युत धारा मतलब उससे जाने वाली कुछ ही विद्युत धारा विभवांतर के सीधा क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, यानी भी समानुपाती क्या होगा? आई। भी समानुपाती आई होगा, है ना? विभवांतर और विद्युत धारा क्या होती है? समानुपाती। इस नियम के अनुसार विभवांतर और विद्युत धारा दोनों क्या होती है? एक दूसरे के समानुपाती होती है। हो तो गया, यही तो लिखना आपको। याद हुआ? इस नियम के अनुसार चालक पदार्थ के प्रतिरोध में अगर कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होती है। हो गया संक्षेप में। भी समानुपाती आई, यहाँ से समानुपाती हटेगा, चिन्ह तो क्या लगेगा? आर लगेगा। आर, ठीक है। आर होगा कुछ ही कॉन्स्टेंट होगा, नियतांक होगा ना? आर, आर एक क्या हो गया? नियतांक। अगर यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देखें आई बराबर तो क्या हो जाएगा? भी बटा आर। कहीं कहीं अगर प्रतिरोध दे दे और विभवांतर दे दे, सॉरी अगर दे दे प्रतिरोध और दे दे विद्युत धारा, क्या दे दे? प्रतिरोध और दे दे विद्युत धारा, तो क्या विभवांतर निकाल सकते हैं आराम से? भी बराबर आई आर का निकाल दीजिएगा फॉर्मूला। भी बराबर आई आर लगाइएगा फॉर्मूला, क्या मिल जाएगा आपको? विभवांतर मिल जाएगा। यहाँ से आई निकल सकता है, आई का मान अगर भी का मान दे, आर का मान दे तो आई निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये है। ये अभी पूरा हम कंप्लीट नहीं किए, ये 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है ना बाबू, 5 नंबर के, एकदम इम्पोर्टेंट है। ये तो नियम लिखे, अब इसका सत्यापन करते हैं ना, लिखे ना कि सत्यापन करें। तो सत्यापन बाबू करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिख लेंगे हम लोग सत्यापन करने के लिए बाबू हम लोग लेंगे उपकरण। क्या लेंगे? आवश्यक उपकरण। अब आगे से पॉइंट दे के लिखिएगा, आवश्यक देखिए परिपथ में लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? सेल, एमीटर, वोल्ट मीटर और कची स्विच, और कुछ बताइए। सेल, एमीटर, वोल्ट मीटर और कुछ हो सकता है? देखिए और हो सकता है प्रतिरोध वाला तार नाइक्रोम का, एक परिपथ में क्या करेंगे? देखिए आवश्यक उपकरण सत्यापन करने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग? हम लेंगे सेल, एमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच, नाइक्रोम तार। प्रतिरोध वाला नाइक्रोम तार को एक परिपथ में क्या करेंगे? जोड़ेंगे पहले। आवश्यक उपकरण हो गया ना? उपकरण समझते हैं आप लोग, जितना भी सब अथी है लगाने वाला परिपथ में, बॉल, प्रतिरोध, है ना? और क्या हो गया? एमीटर, वोल्ट, ये सब लगता है। चलिए अब बताते हैं हम लोग को, इसका फिगर बताते हैं आप लोग को, समझिए, उसके बाद सत्यापन कर देते हैं। सबसे पहले बताइए बाबू, वोल्ट मीटर कहाँ लगता है? किस क्रम में? समांतर क्रम में। देखिए हम लोग यहाँ लगा दे एमीटर, बाबू आ रहा है,
यहाँ पे करते हैं। ठीक, कहाँ बनाते हैं? अरे भाई मेरा हंसता तू लोग काहे लिए रहेगा था कहीं का। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है ओम के नियम में? समझिए ओम का नियम क्या है, ध्यान सुनिए। इस नियम के अनुसार चालक पदार्थ के प्रतिरोध में अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो विद्युत धारा उसके विभवांतर का सीधा समानुपाती होगा। भी समानुपाती आई, ये लिखने का रहता है ना। उसके बाद क्या लेना आपको लेना है उपकरण, आवश्यक उपकरण, चाहे लिखिएगा उपकरण। सत्यापन के लिए आवश्यक उपकरण तब पूरा लिखिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लीजिएगा? सेल, नाइक्रोम का तार, और क्या लीजिएगा? एमीटर, वोल्ट मीटर, क्योंकि सब बताएगा, सूचना देगा आपको कि क्या इसमें कितना धारा जा रहा है, क्या वोल्टेज है, सब बताएगा आपको। स्विच ले लेना है, तब ना स्विच दिएगा, लाइन जाएगा धक्का धक के, तो ये सब लेना है चीज़, ठीक है। और उसके बाद सत्यापन पूरा लिखेंगे ना, 5 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेगा आपको, अभी अब अधूरा है, ठीक है, अभी पूरा लिखेंगे अभी। जस्ट इसको पहले उतारिए आप लोग। चलिए आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण में समझ गए आप लोग। ओम का नियम भी जान गए आप लोग कि ओम का नियम क्या है। सत्यापन करना भी नहीं जानते हैं आप लोग, पूरा सत्यापन कहेगा, ओम का नियम कहेगा, सुन ध्यान से। अगर 2 नंबर में कहेगा कुछ पूछेगा आपसे, ओम का पूछेगा नियम क्या है, तो कहाँ तक लिखिएगा पता है आपको? बस आप कहाँ तक लिखना है आपको? 2 नंबर का, देखिए 2 नंबर का प्रश्न देता है, इस बात को याद रखिएगा। ओम का नियम क्या है, इन्हें पूरा सत्यापन करिएगा। सत्यापन आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको 2 नंबर कहाँ तक लिखना है कि इस नियम के अनुसार चालक पदार्थ में, है ना, जो प्रतिरोध का हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के। भी समानुपाती आई, भी बराबर आई आर हो सकता है, अरे समानुपाती हर होगा ना, चाहे आई बराबर भी बटा आर। बस यहीं तक का हो गया आपका 2 नंबर। अगर 5 नंबर लिख दिया कि सत्यापन करे, तो सत्यापन के लिए जितना लिख रहे उतना लिखना आपको ना। देखिए अब इसका हम बनाते हैं कौजी बाबू, फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें क्या लेते हैं हम लोग? एमीटर। इसमें क्या ले लेते हैं? एगो सेल। यहाँ पर क्या ले लेते हैं? स्विच ले लेते हैं। आपको मत बीच में बल्ब ढकेल दीजिए, क्या दिक्कत है? टेंशन क्या लेना है? सुनिए, आप जानते हैं कि किस क्रम में होता है वोल्टेज में, अथी वोल्ट मीटर? समांतर में। कोई दिक्कत है? इसमें के बीच में क्या होगा? प्रतिरोध, नाइक्रोम का तार का प्रतिरोध, ये हो गया प्रतिरोध, समझे? और कुछ पॉइंट छूटा है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ये क्या है आपका? ए मीटर है ना, ये है ए मीटर, ये है स्विच, और ये है वोल्ट मीटर, है ना। ये क्या हो गया आपका? सेल हो गया। कोई पॉइंट छूटा आपका? सब ठीक है ना? ये बंद स्विच है, खुला स्विच है? खुला स्विच है ना। बंद होगा तो सट जाएगा, जब हई लहे में सटेगा तो लाइन का होगा, धक्का धक जाएगा। आप समझ गए? अब सत्यापन करते हैं, इसका सत्यापन पॉइंट लिखते हैं। देखिए बाबू, जैसे ही स्विच को चालू करते हैं तो क्या होता है? धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। हो जाता है। हम देखिए ना, ठीक ले, देखिए ध्यान से। जैसे ही स्विच का करते हैं, ऑन करते हैं, चालू करते हैं, चालू करेंगे तो करंट क्या होगा? जाने लगेगा एकदम, जाएगा ना। चलिए अब जो जो आप उपकरण लगाए हैं उसका काम होगा, ठीक है। क्या क्या काम है जब आप भी जानते हैं। ए मीटर का काम क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता को मापना, विद्युत धारा को मापना। तो लिखे हैं कि जैसे स्विच को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, तथा लगे ए मीटर, लिख दें, आ रहा है ना, लगे ए मीटर धारा की, लिखना, धारा की प्रबलता तथा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर को ना,
अब छोड़ दें, को मापता है तथा एमीटर वोल्ट मीटर को माप को एक कागज पर नोट करते हैं तथा, अब ठीक है ना बाबू, वोल्ट मीटर के पठन को एक कागज पर क्या करते हैं, नोट करते हैं, वोल्ट मीटर विभवांतर को, ठीक है, और ए मीटर और वोल्ट मीटर के पठन को हम किसी कागज पर क्या करते हैं, नोट करते हैं तथा तथा पुनः एक सेल के स्थान पर बारी बारी से 2, 3, 4, 5 सेल का प्रयोग करके एमीटर वोल्ट मीटर के पठन को, मिटा दे इसको, पठन को नोट करते हैं तथा इससे निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, सिंपल लिखे हैं। जैसे ही आप अपने से लिखिएगा, रटना नहीं है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं यानी चालू करते हैं तो ए मीटर क्या करेगा, विद्युत धारा को मापेगा, वोल्ट मीटर क्या करेगा, विभवांतर को मापेगा। इसके द्वारा माप के पठन को, चाहे इसके द्वारा किए गए पठन को एक कागज पकड़ेंगे, हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल में को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, सेल को बढ़ाएंगे। सेल अभी एगो है, फिर क्या लगाएंगे, 2 गो लगाएंगे। 2 गो लगाने के बाद चेक करेंगे कुछ ए मीटर और वोल्ट मीटर के क्या है, दशा क्या है, मीटर बढ़ता है वोल्ट मीटर बढ़ता है तो क्या होता है। यानी सेल को बदलेंगे, सेल एगो है, 2 गो लगाएंगे तो वोल्ट मीटर वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। फिर 3 गो सेल करते हैं उसका भी अलग होगा, फिर 4 गो सेल करते हैं तो उसका भी अलग होगा। इस तरह से होगा ना। तो ये जो पठन है आपको कागज पर करना है, नोट करना है। नोट कर ले हम लोग। सबसे पहले क्या बनाएं, ग्राफ समझिए, पहले इसका तालिका समझ लीजिए, सेलों की संख्या, उसके बाद क्या होगा आपका, विद्युत धारा, विद्युत, उसके बाद क्या होगा, पहले कै गो सेल लगाएं, एक सेल। मान लीजिए हमने कै गो सेल लगाया, एक सेल लगाया, विद्युत धारा कितना गया, कितना, अभी वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। देखिए बाबू, अब दिमाग लगाओ, हमने एगो सेल लगाया, अपने से मान लो एगो सेल हमने लगाया तो कै एम्पियर धारा, 2 एम्पियर धारा का हो रही है, प्रवाहित हो गई। कितना वोल्टेज, 5 वोल्ट। अब कै गो लगाएंगे सेल, 2 गो। दिमाग लगाइएगा, जब एगो सेल पर 2 एम्पियर तो 2 गो सेल पर 4 एम्पियर। एगो सेल पे 5 वोल्ट तो 2 गो सेल पे 10 वोल्ट। 3 गो सेल पर 2 2 4 2 6 एम्पियर, और 10 है तो कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा, होगा नहीं भाई। फिर 4 गो सेल पे 8 एम्पियर, वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका, 20। अब नहीं आएगा, ये आ रहा है ना, 20 वोल्ट तक आ रहा है। देखिए बाबू, 20 वोल्ट और बढ़ा दें 2 गो सेल, 5 तक कर दें कम से कम। अच्छा, 5 गो सेल करेंगे तो क्या होगा, यार नहीं आ रहा है क्या बाबू, इसको मिटाया था ना, इससे कोई मतलब आप लोग को है। लेकिन फिर समझाते हैं, ये हमने उपकरण कहाँ से लगाए, तो हमने उपकरण को इसको उपलब्ध कराया, रखा था,
आवश्यक उपकरण लिखे थे ना हम, तो यहाँ पे आपको नोट किए थे कि सेल लेना है, नाइक्रोम का तार लेना है, ए मीटर वोल्ट सब लेना है आपको। इसको कहाँ जोड़ना है आपको? परिपथ में। कहाँ जोड़ना है? परिपथ में। देखिए वोल्ट मीटर लगा दिए परिपथ में, ए मीटर लगा दिए परिपथ में, नाइक्रोम का तार लगा दिए परिपथ में, स्विच लगा दिए परिपथ में, सेल लगा दिए परिपथ में, यहाँ तो बॉल लगा दीजिए, यहाँ पंखा लगा दीजिए, जनरेटर लगा दीजिए, कूलर लगा दीजिए, फ्रिज लगा दीजिए। ये क्या बन गया आपका? परिपथ बन गया ना, परिपथ है। अब इसको क्या करेंगे हम? चालू करेंगे। हमने क्या किया? सत्यापन कर रहे हैं हम लोग ना, तो चालू करेंगे। चालू करके देखना है कैसे कैसे सत्यापन हो रहा है, कैसे कैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। तो यहाँ पहले पहले हमने कितना का प्रयोग किया? सेल का, एक सेल का प्रयोग किया। जब एक सेल का प्रयोग किया तो इसमें विद्युत धारा तरफ से कितना एम्पियर गया? ए मीटर कितना को मापा? एक सेल पर 2 एम्पियर को मापा कि 2 एम्पियर में तरफ से विद्युत धारा गया, प्रवेश किया इसमें से। अब आइए यहाँ पे क्या आता है आपका? जाता है यहाँ वोल्टेज में। वोल्टेज कितना का जा रहा है इसमें? 5 वोल्ट जा रहा है। फिर हमने क्या कर दिया? एक और सेल लिया, 2 गो सेल यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 2 गो सेल पे कितना हो जाएगा आपका एम्पियर? हाँ, तो पहले पहले 2 एम्पियर, फिर बढ़ाएंगे एक और सेल तो 4 एम्पियर, फिर एक और सेल बढ़ाएंगे तो 6 एम्पियर। होगा ना सही? आपका वोल्टेज भी उसी क्रम में बढ़ेगा। जितना विद्युत धारा बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा? वोल्टेज बढ़ेगा। पहले बार पहले मापना, यही पठन बोलते हैं इसको। पठन मतलब जो गणना किया आप लोग, गणना करने के बाद हमने क्या पाया? लिखिए हमने कि स्विच को जब चालू करते हैं तो धारा, विद्युत धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। धारा का प्रवाह क्या होता है? शुरू हो जाता है। तथा लगे उपकरण में ए मीटर, लगे उपकरण में ए मीटर धारा की प्रबलता मापता है, तथा वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है ना जी, विभवांतर को मापता है। इसके दौरान ए मीटर और वोल्ट मीटर के पठन को हम एक कागज पर क्या करते हैं? नोट करते हैं कि एक सेल पर जो आपका वोल्टेज है, जो आपका विद्युत धारा है कितना है, हमने नोट किया। फिर क्या किया हमने? सेल को चेंज किया। पहले पहले 1 गो सेल, फिर 2 गो सेल, फिर 3 गो सेल, फिर 4 गो सेल, फिर 5 गो सेल। इस तरह से सेल को हमने बढ़ा बढ़ा के क्या देखा कि विद्युत धारा कितना जा रहा है और वोल्टेज कितना बता रहा है। तो जितना क्रम से विद्युत धारा बढ़ेगा उसी क्रम से क्या बढ़ेगा आपका? वोल्टेज। क्योंकि हम जानते हैं कि विभवांतर और विद्युत धारा क्या होता है? समानुपाती होता है ना? दुगुना बढ़ेगा कुछ ही, अगर विभवांतर बढ़ेगा दुगुना तो विद्युत धारा भी क्या बढ़ेगा? दुगुना। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? है ना बाबू? भी समानुपात आई एन होता है, भी समानुपाती आई एन होता है। ध्यान दीजिए तो, कि आई समानुपाती भी होता है। क्या होता है? भी समानुपाती आई होता है। यानी विभवांतर विद्युत धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे एक सेल पर 2 एम्पियर, अब वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। ठीक है, समानुपाती है दोनों, दोनों क्या है? समानुपाती है। अब आइए हमने क्या किया? सेल को बढ़ाया, यानी हमने विद्युत धारा को बढ़ा दिया। हमने कितना कर दिया? दुगुना कर दिया। 2 दूनी के 4, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों नहीं होगा, 5 दूनी के 10। फिर हमने क्या कर दिया? 2 जोड़ दिया, तो इसका भी क्या हो जाएगा? जितना ई बढ़ रहा है उसी क्रम में भी बढ़ रहा है। तो 10 दूनी, सॉरी 10 था 5, 15। पहले का पर 5 था, दूसरा पर 10 था, और तीसरा पर क्या हो जाएगा? 15। माना जिस क्रम में ये बढ़ रहा है उसी क्रम में भी बढ़ेगा। मैंने कहने का मतलब यही है। तो हमने जब 5 सेल बाबू रखेंगे, हम 5 सेल यहाँ पे देखो लिख देते हैं, 5 सेल रखेंगे तो बताओ एम्पियर का हो जाएगा? 10 एम्पियर हो जाएगा। अब वोल्टेज का हो जाएगा? 25 वोल्ट हो जाएगा ना? तो बस हम यही इसी को लेकर के तालिका को, यही इसी बारंबारता को लेकर के हम बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ। हम विद्युत धारा को वाई अक्ष मान लेंगे और विभवांतर का मान लेंगे एक्स अक्ष मान लेंगे। विद्युत धारा का मानेंगे वाई अक्ष, वाई अक्ष खड़ा रहता है, असुतल कौन रहता है? एक्स अक्ष। तब विभवांतर का मान लेंगे एक्स अक्ष। वही ग्राफ बना करके पूरा खत्म, पाठ मरा जाएगा उतना तक। समझे? यानी कहीं कुछ नहीं है, आपको याद सिर्फ पहले का पॉइंट करना है, नियम। इस नियम के अनुसार चालक पदार्थ के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो विद्युत धारा विभवांतर का होगा? समानुपाती होगा। है ना? यहाँ तक हो गया। फिर क्या लेना आपको? उपकरण ले लेना है। उपकरण को लेकर क्या कर देना आपको? चित्र में दर्शा देना है, मतलब परिपथ में। परिपथ में लगाने के बाद क्या लिख देना आपको? लिख देना सत्यापन। चलिए लिखिएगा सिद्धांत, और क्या लिखिएगा? स्विच को ऑन करते हैं तो जिसमें मीटर लगा है, ए मीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। और हम इससे कागज पर एक नोट करते हैं। उसके बाद हमने फिर बारी बारी से सेलों को चेंज किया। मैंने सेल को 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो सेल लगा करके हमने फिर से वोल्टेज को और विद्युत धारा को मापा। मापने के बाद हमने एक तालिका बनाया, तालिका को एक ग्राफ पर रखा। ये सब लिखिए ना अपना से, उसमें क्या दिक्कत है? नंबर अच्छा मिलेगा। इसको ग्राफ बना दें हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिगर हो गया। फिर सत्यापन में लेके यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना आपको? तालिका ये बनाना है। निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा है आपका। एक सेल 2 एम्पियर 5 वोल्ट, तो 2 सेल 4 एम्पियर 10 वोल्ट, 3 सेल 6 एम्पियर 15 वोल्ट, 4 सेल 8 एम्पियर 20 वोल्ट, 5 सेल 10 एम्पियर 25 वोल्ट। हो गया ना? अब इसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इसका बना दें, इसको मिटा दें थोड़ा सा।
अब बताओ बाबू, अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो परिपथ में मतलब तार लगा है, तार, इस तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, तो आप अच्छे से माप पाइएगा? नहीं माप पाइएगा, क्यों? घबरा जाएगा। अब जो सेल है ना, सेल में कंडीशन हो जाएगा। आप तो सेल तो दोगुना कर दिए, 2 गो सेल तो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जिससे बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। आप क्या कर दीजिए, 2 गो सेल लगा दीजिए, अब तार को बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए, तार को बढ़ा दीजिए। जब तार का बढ़ाइएगा ना बाबू उसमें, तो उसमें वोल्टेज कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, माने इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो इस तरह से आप पठन पाठन क्रिया कर सकते हैं बढ़िया से, शुद्ध रूप से नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम 4 लाइन लिखे हैं ओम का नियम, तो उसमें लिखे प्रतिरोध में नो चेंज, आपको प्रतिरोध को नहीं घबराना है। अब ईना के तार बढ़ गए 5 फीट के, ठीक है? अब समझिए 5 फीट का तार है, चाहे 5 मीटर तार है, आप एक सेल लगा करके उसमें ना एगो बैटरी एगो सेल लगा कर आपने देखा कि हाँ इसमें कितना धारा है, 5 वोल्ट है। वोल्टेज कितना है इसका? 5 वोल्ट इसमें वोल्टेज दिखा रहा है। अब 2 गो सेल लगाइए तो जाहिर सी बात है कि 10 वोल्ट दिखाएगा। अब क्या करिए कि आप 2 गो सेल लगा दीजिए, अब तार की लंबाई को 10 मीटर कर दीजिए। तो आपका लगता है आपको पहले 5 वोल्ट, दूसरा के बाद 10 वोल्ट होगा? जरूर नहीं है। इसलिए अगर पठन पाठन ओम के नियम के हिसाब से अगर सत्यापन करना है आपको, तो प्रतिरोध में नो चेंज। प्रतिरोध अगर बदलिएगा, अब उसका ताप बढ़ा दीजिए, तो भाई प्रतिरोध तो डिस्टर्ब हो गया, आप पठन पाठन नहीं कर सकते बढ़िया से। अब 2 गो सेल रखे हैं, तो इस क्रम में नहीं बढ़ेगा, जो क्रम में बढ़ रहा है ना वो क्रम में नहीं बढ़ेगा। रीजन क्या है? आप तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, तार की मोटाई को बढ़ा देते हैं, तो इसमें तो कंडीशन गलत हो जाएगा। आप सिर्फ क्या बदलिए, आप क्या चेंज कीजिए तो बढ़िया से होगा। सेल सेल बदलिए, 1 गो सेल रखिए तो ठीक है, फिर 2 गो सेल लगाइए, ठीक है, 3 गो सेल लगे तो क्रम में बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? यानी इसमें प्रतिरोध में कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको, ना मोटाई बढ़ाना है ना लंबाई बढ़ाना है, सिर्फ क्या रख के चेक करना है आपको, सेल रख के चेक करना है, बाकी सब ठीक रहेगा, सत्यापन सही होगा। इसको मिटा दें, इसलिए लिखे हैं कि इसको नहीं लेना है, प्रतिरोध में कोई आपको ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं करना है इसमें। ग्राफ बना दें हम लोग। अब इसको क्या करेंगे लिख करके, इसको मिटा दें। हमने क्या लिया था पहले पहले बाबू? सेल की संख्या ना, सेल की, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद बार है ना, एगो सेल कै एम्पियर और कै वोल्ट। आप 10 वोल्ट लिखिए, कोई फर्क पड़ता है? आप यहाँ पे 5 एम्पियर रखिए, लेकिन पहल का जो लिख रहे हैं उसी हिसाब से बढ़ाते रहिएगा। क्या दिक्कत है? एक सेल हो गया, अब रखते हैं कै गो सेल, तो कितना हो जाएगा? आई के ये भी दुगना बढ़ेगा 10 वोल्ट। 3 सेल करिए तो कितना होगा? 4 2 6 हो, 6 ना होगा? 10 के बाद क्या हो जाएगा? 15 वोल्ट। आप करते हैं कै गो सेल? 4 सेल, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? फिर करते हैं, ये कितना हो जाएगा? और ये कितना होगा? 25 वोल्ट। क्या दिक्कत? अब ले ले ग्राफ हम लोग। अतः विद्युत धारा को, विद्युत धारा को क्या लेते हैं? y अक्ष तथा विभवांतर को x अक्ष लेकर एक क्या खींचते हैं? कोई दिक्कत है बाबू? चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये मूल बिंदु हो गया ना, ये कौन अक्ष हो गया? y अक्ष, और ये कितना हो गया? x अक्ष। हम बताइए y अक्ष को किसको लिए हैं? विद्युत धारा को। विद्युत धारा में क्या क्या है? 2 एम्पियर 4 एम्पियर, ये 0 हो गया। 2 एम्पियर 4 एम्पियर 6 एम्पियर 8 एम्पियर 10 एम्पियर 12 एम्पियर। क्या दिक्कत है? बढ़ा के ले सकते हैं। वोल्टेज विभवांतर ना, ये क्या हो गया आपका बाबू? देखो तो आ रहा है, देखो तो आ रहा है विद्युत धारा, आ रहा है ना। इसको मैं इस एक सच को ले लिए हमको विभवांतर लेना है ना। चलिए विभवांतर में क्या क्या है देखो तो, 10 वोल्ट 5 वोल्ट है, फिर कितना है? फिर कितना है? उसके बाद बस ना, एक और बढ़ा दीजिए 30। इसका कोई मतलब नहीं है, मत बढ़ाइए, आपकी मर्जी। अब चलो, एक्स कितना है? 5 वोल्ट। एक्स कितना है? 5। विद्युत धारा कितना है? 2। तो एक्स में 5 और वाई में
2, तो यहाँ होगा, कोई दिक्कत है बाबू? ही ना होगा। x में 10 और y में 4, x में 15 y में x में 8, 25 और y में 8, हाँ वही 20, ठीक है। x में y में 10 और x में 25, x में कितना बाबू 30, अब नहीं करना है ना, आप कर दीजिए और बढ़ा दीजिए, 6 को सेल कर दीजिए, नहीं हो सकता है तब। चलिए इसका ग्राफ क्या बनता है, यहाँ से लेके बन रहेगा ना सीधा एकदम, बस कुछ नहीं है सर, के एकदम स्केल रख के क्या कर दीजिएगा, खींच देना इसे, होता क्या ग्राफ, यहाँ से क्या हो गया आपका, हाँ बाबू कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना है। ये क्या हमने लिया, x अक्ष को क्या लिया हमने, इसमें कोई दिक्कत? अब सब याद हो गया, पूरा ओम का नियम याद हो गया। पूछेगा 2 नंबर तक कहाँ तक लिखिएगा, पूछेगा ओम का नियम क्या है 2 नंबर का तक कहाँ तक लिखिएगा, भी समानुपाती आई तक लिखना है बस, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना आपको। 5 नंबर के देगा तो कहाँ तक लिखिएगा, ये ग्राफ तक, है ना, ग्राफ तक लिखना है आपको। पहले हमने क्या लिखा हुआ याद कीजिए आप, शुरू आप एक बार रिवीजन कर देते हैं। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम में हमने बोला कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, जॉर्ज साइमन ने, कब किया, 1826 में। ओके, अब नियम बताते हैं, इसका नियम क्या है बताइए, इसका नियम क्या है, संक्षेप बता सकते हैं। इस नियम के अनुसार हमेशा लिखा जाता है जब नियम आता है, तो इस नियम के अनुसार चालक पदार्थ के प्रतिरोध में क्या नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है, किसके, विभवांतर के। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई। समानुपाती हटता है तो क्या लगाते हैं, आर बराबर दे के आर लगाते हैं। आर क्या है, नियतांक है। एक तरह से आर किसका काम करेगा, प्रतिरोध का होगा ना, यानी भी बराबर क्या हो गया, आई आर, भी बराबर आई आर, चाहे कहिए भी बराबर आर आई, क्या फर्क पड़ता है, दोनों गुना में है। वहाँ से फॉर्मूला 2-3 को बन सकता है, आई बराबर भी बटा आर भी हो सकता है, चाहे आर बराबर भी बटा आई भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करके कैसा न्यूमेरिकल पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको लगा देना है फॉर्मूला। उसके बाद हमने सत्यापन का जब प्रश्न दिया तो उसके बाद क्या लिखवाया कि सत्यापन के समय आवश्यक जरूरी उपकरण क्या क्या लेना है, तो हमने लिखा क्या क्या, सेल, और क्या लिखा, एमीटर, और क्या लिया, वोल्ट मीटर, और क्या लिया, स्विच, और क्या लिया, नाइक्रोम का तार। इन सब को एक परिपथ में क्या किया, जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ तो हो गया क्लियर। हमने एक फिगर बनाया, वो फिगर में सबको डाल दिया कि परिपथ का में कहाँ वोल्ट रहेगा, आपकी मर्जी, आप एम्पियर थी ए मीटर कहीं लगा सकते हैं, बशर्ते जहाँ वोल्ट का जगह है वोल्ट वहीं हमेशा लगेगा, है ना, वोल्ट हमेशा समांतर क्रम में होता है ना, अब बाकी ये सब कहीं लगा दीजिए, ए मीटर चलेगा। उसके बाद हमने फिगर बनाने के बाद हमने क्या लिखा, अब उसको उसमें लाइन करंट दिया, उसमें दिया जी। हमने सत्यापन के समय क्या लिखा कि इसमें अतः जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो अब लिखेंगे ए मीटर वोल्ट मीटर, काम क्या है उसका, आप भी जानते हैं कि ए मीटर क्या करता है, विद्युत धारा का मापता है। तो ए मीटर विद्युत धारा का मापेगा तथा वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा। इस पठन को इसके द्वारा दर्शाए गए, चाहे इसके द्वारा ज्ञात किए गए पठन को एक कागज पर क्या करते हैं, नोट करेंगे, ठीक है, नोट करते हैं। उसके बाद पुनः सेल को बारी बारी से बढ़ाकर में 2, 3, 4, 5 करके हम ए मीटर और वोल्ट मीटर के पठन को पुनः कागज पर नोट करते हैं। इससे निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं, यहीं तक है पॉइंट, आंकड़े प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ग्राफ बनाया ना जी। ग्राफ कैसे बनाया था, सबसे पहले तालिका बनाया। तालिका में हम देखा कि एक अगर सेल लगाएंगे तो 2 एम्पियर, धारा कितना 5 वोल्ट, एक हमको मालूम हो गया तो दूसरा आपरूपी मालूम हो जाएगा, तीसरा आपरूपी मालूम हो जाएगा। 2 गो सेल लगाएंगे तो 2 दूनी के 4 आई, 5 दूनी के 10, माने जितना 2 बढ़ा तो 5 का 5 बढ़ेगा, फिर 4 2 6 बढ़ा तो फिर 10 का 15 बढ़ेगा, ऐसे नहीं होगा जी। फिर हमने तालिका बना करके इस तालिका की अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। हमने विभवांतर क्या माना, x अक्ष
और विद्युत धारा को क्या माना, वाई अक्ष। इस तरह से मान करके हमने क्या बना दिया, एक ग्राफ। देखिए एकदम जो ग्राफ है आपका एकदम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि ना, ई ना कि इधर गया तो कहीं सूद गया, नहीं ना है, कंटिन्यूटी एकदम बढ़ रहा है। बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, हमने प्रतिरोध में कोई चेंजिंग नहीं किया, इसीलिए बढ़ रहा है। यहाँ तक आपका कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। नहीं हो गया कंसेप्ट क्लियर, तब इसको उतार लीजिए अच्छा से बाबू, फिर मिलते हैं हम लोग। देखो बाबू एक प्रश्न आपका है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा है कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है क्यों। ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है क्यों, ताप को अचर रखा जाता है। पहले क्वेश्चन समझिए। ओम के नियम में हमने कहा कि यह ताप को अचर रखा है, हमने तापी को अचर नहीं रखता है, हमने लंबाई को भी अचर रखता हूँ और क्षेत्रफल भाग को अचर रखता हूँ। अचर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, स्थिरांक, नियत, फिक्स। समझे, इस फिक्स मतलब अगर ताप अगर 20 डिग्री सेल्सियस का है तो ताप में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, यानी स्थिरांक रखना है, अचर रखना है। लिखा ना कि ताप को अचर रखा जाता है क्यों। आप बताइए लंबाई को अचर क्यों रखा जाता है, क्षेत्रफल को अचर क्यों रखा जाता है, ताप को अचर क्यों रखा जाता है, बताइए। अच्छा मतलब नियत, फिक्स क्यों रखा जाता है। अगर मान के चलिए अगर हम ताप में करेंगे वृद्धि, सब सपोज कीजिए, चाहे ताप करेंगे कम, माने कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। जब हम ताप में परिवर्तन करेंगे तो किस में परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। और जब प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो बताइए आप ओम के नियम का सत्यापन कर पाएंगे सही ढंग से, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब प्रतिरोध का अगर डाइवर्ट हुआ, प्रतिरोध अगर परिवर्तन हुआ तो आपके विद्युत धारा में परिवर्तन हो जाएगा, आपका विभवांतर में परिवर्तन हो जाएगा। आप अभी एक सेल लगा रहे हैं, फिर 2 सेल लगाइए, आप ताप बढ़ाइए तो आपका नहीं हो जाएगा, पठन बढ़िया से नहीं हो पाएगा। जिस कारण हम क्या करते हैं, ओम के नियम में ताप को अचर रखते हैं। अचर रखने का मेन मकसद क्या है, ताकि हम लोग विद्युत धारा का और किसका, विभवांतर का बढ़िया से पठन कर सके कि विद्युत धारा कितना जा रहा है और उसका वोल्टेज कितना है ना। अब ताप को डाइवर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट आपका विद्युत धारा भी डाइवर्ट होगा, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा उसमें भी कुछ ना कुछ, या फिर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, या फिर किसका विभवांतर का भी कुछ कम या फिर कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको ताप को क्या रखना है, नियत रखना है, यानी क्या रखना है, अचर रखना है, माने स्थिर रखना है। आप सेल चेंज कीजिए, आप विभवांतर को माप पाइएगा तुम अच्छा से, है ना। यानी यहाँ पर तापे का सवाल नहीं है, यहाँ पर लंबाई का भी सवाल है, यहाँ पर क्षेत्रफल का भी सवाल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का सवाल है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि ओम के नियम में लंबाई को अचर रखा जाता है क्यों, तो आंसर सेम टू सेम ही रहेगा। ओम के नियम में क्षेत्रफल को अचर रखा जाता है क्यों, तो आंसर क्या होगा, सेम टू सेम होगा कि नहीं होगा। क्यों रखते हैं बाबू, हम इसलिए रखते हैं बाबू ताकि प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा और विभवांतर का पठन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, जिस कारण क्या होती है बाबू, ओम का नियम का सत्यापन हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओम के नियम में हम क्या रखते हैं, ताप को अचर, लंबाई को अचर, क्षेत्रफल को अचर। ठीक है, अब लिख देना बाबू हम लोग। चलिए जब किसी चालक तार का तापमान बदलेगा तो सही बात है, बदलेगा तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा। और विभवांतर दोनों प्रभावित हो जाएगी, जिससे पठन की क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाएगी। ताप को और लंबाई को लिखा हुआ दिखाओ, समझिए, तापे ना एगो, लंबाई को और क्षेत्रफल को बाबू ध्यान दीजिए। लिखे ना, नियम में, ओम के नियम में ताप को क्या रखा जाता है, अचर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ पॉइंट में इशू है। हमने क्या लिखा देखिए, जब लिखे हैं, जब किसी चालक तार का तापमान बदलता है
चाहे बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, होगा नहीं प्रभावित। जब प्रतिरोध प्रभावित होगा जिससे विद्युत धारा और विभवांतर का हो जाएगा, वो भी प्रभावित हो जाएगा। प्रतिरोध प्रभावित तो विद्युत धारा प्रभावित और विभवांतर प्रभावित, जिससे इसका पठन करने में क्या होगा, कठिनाइयाँ होगी ना, चाहे इसका पठन करने के सही ढंग से नहीं हो पाएंगे। इसलिए ओम के नियम में ताप को क्या रखा जाता है, अचर रखा जाता है। लंबाई को भी यही आंसर लिखना है ना। यदि जब किसी चालक तार का लंबाई बदलेगा चाहे बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा विभवांतर का पठन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जिस कारण हम लोग क्या करते हैं ओम के नियम में, लंबाई को अचर रखते हैं या फिर तापमान को अचर रखते हैं या फिर क्षेत्रफल को अचर रखते हैं। हो सकता है ना 3 गो क्वेश्चन, तब इसमें कोई दिक्कत है। और बाबू हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का समूहन। क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का समूहन माने एक से अधिक प्रतिरोधकों का समूहन को ही कहते हैं प्रतिरोधकों का समूहन। एक से अधिक प्रतिरोध के समूह को कहते हैं प्रतिरोधकों का समूहन। जहाँ एक से अधिक का लग गया, प्रतिरोध लग गया, माने R1 R2 R3 इस तरह से 2 4 5 गो लग गया एक में, तो एक से अधिक प्रतिरोध का जहाँ उपयोग करते हैं उसके समूह को क्या कहेंगे, प्रतिरोधकों का समूहन। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समांतर क्रम समूहन। ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा क्या होता है समांतर क्रम। तो हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का समूहन। क्या पढ़ेंगे, देखिए बाबू, जब किसी परिपथ में एक से अधिक क्या लिखे, ठीक लिखे बाबू, तो बाबू अपने से बना के बोलो ना। जब किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध का प्रयोग होता है तब उसके लिए देते हैं समूह को ही प्रतिरोधकों का क्या लिखे, एक से अधिक प्रयोग किए गए प्रतिरोधकों के समूह को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकों का ठीक है। आप ऐसे सकते हैं, परिपथ में एक से अधिक प्रयोग किए गए प्रतिरोधकों के क्या कहते हैं, प्रतिरोधकों का समूहन। माने एक से अधिक जहाँ प्रतिरोध लग गया उसका कहेंगे प्रतिरोधकों का समूहन, माने समूह में ढेर लग गया प्रतिरोध। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकों का समूहन 2 तरह से होता है। कितना तरह से होता है बाबू, 2 तरह से होता है। आ रहा है, पहला श्रेणी समूहन और एक होता है आपका ठीक है। देखिए, प्रतिरोधकों का समूहन किसे कहते हैं, एक से अधिक प्रयोग किए गए प्रतिरोधकों का कहते हैं, प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समांतर क्रम समूहन। इसमें बताएंगे श्रेणी क्रम समूहन होता है एक सीरीज में होता है, इसको पैरेलल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, इसको बोलते हैं पैरेलल, है ना। अब लिखवाते हैं आपको श्रेणी क्रम समूहन क्या है और समांतर क्रम। अच्छा छोड़ दिए बाबू यहीं तक, आगे कल बताएंगे, है ना। यहाँ तक पहले आप लोग उतार लीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए।